राजधानी दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी। रेखा गुप्ता को सीएम भी चुन लिया गया। इसके साथ ही देश के कई राज्यों के जैसे ही दिल्ली में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बन गई। दिल्ली के वोटर्स ने इस उम्मीद में बीजेपी को ये जीत दिलाई थी कि अब उनके क्षेत्र में विकास की गाड़ी डबल इंजन की शक्ति से चलेगी। बीजेपी की ओर से ये डबल इंजन वाली बहुप्रचारित शब्दावली उस स्थिति के लिए है जब केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार हो। लेकिन दिल्ली में विकास की गाड़ी को चलाने के लिए बीजेपी को डबल नहीं बल्कि 4 और इंजन की जरूरत है। जी हाँ, दिल्ली की रेलगाड़ी 2 नहीं 6 इंजनों से चलती है। कौन है ये इंजन, क्या है इनका काम और कैसे इनके बीच आपसी समन्वय न होने से दिल्ली के विकास की गाड़ी अटक सकती है या अटकती रही है, इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। अगस्त 2024, जगह दिल्ली के गाजीपुर की खोड़ा कॉलोनी। इलाके में खुले हुए नाले में गिरने और उसी में डूब जाने से एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। घटना पर कार्रवाई शुरू हुई तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए अव्यवस्था के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। एमसीडी ने कहा कि खुला नाला डीडीए की जिम्मेदारी है, वहीं डीडीए ने इसके रखरखाव की जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल दी। काफी खींचतान के बाद एमसीडी ने इसकी जांच कराने की बात कही। ये एक उदाहरण है। ऐसे कई मामले हैं जहां 2 विभागों या संस्थाओं के बीच काम की जिम्मेदारी को लेकर दिल्ली में रसाकशी देखने को मिलती आई है। अब यहां सवाल उठता है कि दिल्ली में ये 6 इंजन कौन से हैं और इनका प्रशासन इतना उलझाऊ क्यों है। खबरगांव की वेबसाइट पर छपी नीलेश मिश्रा की रिपोर्ट में लिखा गया कि दिल्ली में व्यवस्था में पेंच फंसने का पहला मामला जमीन से जुड़ा है। इसकी वजह है कुछ जमीन डीडीए की है तो कुछ एमसीडी की है, कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड की है तो कुछ दिल्ली सरकार की है, कुछ दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DSIDC की है और कुछ दूसरी एजेंसियों या विभागों की है। अब अगर किसी एक विभाग को नाली या सड़क बनानी हो तो इन सभी से अनुमति या सहमति लेने के बाद ही काम को शुरू किया जा सकता है। अब एक एक कर इन सभी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में भी जान लीजिए जिनकी हमने चर्चा की। शुरुआत दिल्ली सरकार से करते हैं। दिल्ली में अपनी एक चुनी हुई सरकार होती है। हालांकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 70 सीटों वाली विधानसभा अपना मुख्यमंत्री एक चुनती है। अंतिम फैसला इस पर जो होता है वो दिल्ली के उपराज्यपाल का ही होता है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले पर सुनवाई आती है जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ज्यादा अधिकार मिल गए। एक हफ्ते के बाद ही केंद्र सरकार एक और अध्यादेश लाती है और एक रोचक बदलाव कर दिया गया। एक नई व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत मुख्यमंत्री दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख गृह सचिव मिलकर फैसला लेंगे और यह सुझाव एलजी को भेजेंगे। इसमें बहुमत के हिसाब से फैसला होगा। इसके बावजूद एलजी चाहे तो वो फाइलों को लौटा सकते हैं। ऐसी बातें इस बदलाव में कही गई। इसी अध्यादेश के बाद दिल्ली के सीएम के बजाय दिल्ली के उपराज्यपाल ज्यादा भावी हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे तौर पर एलजी के पास है। दिल्ली महिला आयोग, DEC माने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जैसे प्राधिकरणों, बोर्ड और आयोग के गठन और उनमें नियुक्ति का पूरा अधिकार भी अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ही है। इनके अलावा दिल्ली पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था का पूरा अधिकार दिल्ली के एलजी के ही पास है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार इन तीनों को छोड़कर बाकी के मामलों में कानून बना सकती है, नीतिगत फैसले ले सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में उपराज्यपाल की सहमति बेहद जरूरी हो जाती है। अगला है दिल्ली का नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD। दिल्ली नगर निगम राजधानी दिल्ली के सिविक मामले संभालने वाली संस्था है। इसका गठन चुनाव के जरिए होता है। मौजूदा समय में दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं। नगर निगम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मेयर हर साल चुने जाते हैं। मेयर के अलावा एमसीडी कमिश्नर की भूमिका भी बेहद अहम होती है। एमसीडी का मुख्य काम दिल्ली में साफ सफाई, नालियों का प्रबंधन, पार्कों का प्रबंधन, कूड़े का प्रबंधन, बाजारों का नियंत्रण और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन आदि इत्यादि होता है। लोगों के घर से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि कूड़ा उठाना, नालियां ठीक कराना, गलियों का निर्माण कराना आदि इत्यादि एमसीडी के पास ही है। एमसीडी के पास खुद के अस्पताल भी हैं, स्कूल और सामुदायिक भवन भी हैं। इन सब के अलावा भी एमसीडी बहुत सारे काम करती है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। दिल्ली नगर निगम वैसे तो एक अलग संस्था ही है, लेकिन इसका बजट और अन्य नियंत्रण दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है। अगली संस्था है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA।
साल 1957 में बनाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को आवासीय स्थल देना, दिल्ली का संतुलित विकास करना और सुरक्षित वातावरण देना है। दिल्ली के मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, उन्हें लागू करवाना, दिल्ली में ग्रीन सिटी बनाना, यमुना फ्लड प्लेन का नियंत्रण करना और ऐसे कई काम दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही होते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण को देखा जाए तो कमोवेश केंद्र सरकार के अधीन ही इसकी पूरी नीति होती है, यानी उसी से चलती है। कैसे? दरअसल डीडीए के चेयरपर्सन दिल्ली के उपराज्यपाल ही होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी होते हैं, यानी डीडीए में पूरी तरह से प्रशासनिक व्यक्ति ही होते हैं और इनमें चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। डीडीए के अंतर्गत वित्त, इंजीनियरिंग, कार्मिक विभाग, कानून विभाग, जमीन विभाग, लैंड डिस्पोजल, हाउसिंग प्लानिंग जैसे कई विभाग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और काम करते हैं। अगला है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी। आमतौर पर किसी शहर में स्थानीय निकाय सिर्फ एक होता है, हालांकि राजधानी दिल्ली में एक के बजाय 3 निकाय हैं। दिल्ली नगर निगम के अलावा दूसरा एनडीएमसी और तीसरा कैंटोनमेंट बोर्ड है। कैंट बोर्ड तो सेना की मौजूदगी के चलते है, बचे हुए शहर के लिए 2 नगर पालिकाएं हैं। क्यों है? तो बात ऐसी है कि एनडीएमसी के पास दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 3% इलाका ही है। मुख्य रूप से लुटियंस दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा और दूतावासों वाला इलाका एनडीएमसी क्षेत्र में आता है। एनडीएमसी एक 1994 के तहत काम करने वाली इस परिषद का गठन भी अलग तरीके से होता है। इस परिषद का एक चेयरपर्सन होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह से केंद्र सरकार एक आईएएस अधिकारी को एनडीएमसी का चेयरपर्सन नियुक्त करती है, जो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है। 2 विधायक भी होते हैं, नई दिल्ली और दिल्ली कैंट के। इसके सदस्य होते हैं ये 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। 4 अन्य सदस्य मुख्यमंत्री की सलाह से नामित किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो शामिल होते हैं। इन सब के अलावा नई दिल्ली लोकसभा का सांसद भी इस परिषद का सदस्य होता है। अनुसूचित जाति के 2 सदस्य इसके लिए नामित किए जाते हैं। इसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन भी नामित किया जाता है। एनडीएमसी क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं की जिम्मेदारी एनडीएमसी की ही है। एनडीएमसी के पास अपने 2 अस्पताल, दर्जनों स्कूल, स्टेडियम, पार्क, जिम और खुद का बिजली विभाग भी है। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना विस्तृत है। अगला है दिल्ली का कैंटोनमेंट बोर्ड यानी डीसीबी। अब जैसे दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी है, वैसे ही एक तीसरी संस्था दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में हमने अभी बताया। इसके अंतर्गत वो इलाके आते हैं जिनमें सेना से जुड़े प्रतिष्ठान मौजूद हो, मसलन पालम एयर फोर्स स्टेशन, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, आर्मी गोल्फ कोर्स, सिविल एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा आदि इत्यादि। इस क्षेत्र में आने वाली सड़कों का लाइटिंग, साफ सफाई, सुरक्षा, नालियां, सीवरेज, प्लानिंग आदि इत्यादि जैसे सारे काम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं और किए जाते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है जो सेना का ही एक सेवारत अधिकारी होता है। अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर एक सीईओ होते हैं। सीईओ सिविल सेवा के ही अधिकारी होते हैं जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रहे होते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पास भी कई विभाग हैं जो कमोबेश यही काम करते हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य निकाय करते हैं। अगला है केंद्र सरकार। इन सब के अलावा केंद्र सरकार एक अहम भूमिका में है। डीडीए सीधे तौर पर एलजी के अंतर्गत आता है और एलजी की नियुक्ति केंद्र सरकार की ओर से होती है। कैंटोनमेंट बोर्ड रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। एनडीएमसी में भी प्रशासनिक अधिकारी ही हावी होते हैं और अधिकारी केंद्र सरकार के ही होते हैं। दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार की सहमति के बगैर ज्यादातर काम नहीं कर सकती। ऐसे में दिल्ली के मामले में देखा जाए तो पिरामिड जो है प्रशासन का, उसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार ही है। अब अगर इन 6 अधिकारों को देख ले या इन विभागों को देखें तो समझ आता है कि कई जगह पर ओवरलैपिंग है। उदाहरण के लिए दिल्ली में निर्माण कार्य की अनुमति एमसीडी की ओर से मिलती है और जमीन ज्यादातर मामलों में डीडीए की होती है। कहीं कच्ची बस्ती बसने लगती है तो उसे रेगुलर करने का अधिकार डीडीए का होता है, लेकिन वहां सुविधाएं देने का काम दिल्ली सरकार का है। वहां पानी पहुंचाने का काम दिल्ली जल बोर्ड करता है। इसी तरह बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के मामले में भी दिल्ली सरकार और एमसीडी में टकराव होता है। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जीएसटी का कलेक्शन करती है, वहीं एमसीडी बॉर्डर पर टैक्स वसूलती है। प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस टैक्स वसूलने का काम भी उसी का है। अस्पताल, स्कूल, सड़क निर्माण और नालियों का मामला भी बेहद उलझाऊ है।
शिक्षा और स्वास्थ्य का भी है। क्या है? देखिए, किसी अन्य राज्य में अगर आप जाएं तो शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन आता है। हालांकि दिल्ली में दिल्ली सरकार के स्कूलों के अलावा एमसीडी के पास भी स्कूल हैं। इसी तरह दिल्ली सरकार के पास मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, छोटे और बड़े अस्पताल हैं। दूसरी तरफ एमसीडी के पास भी अपने अस्पताल हैं और क्लिनिक भी हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के पास दिल्ली में मौजूद लगभग 700 झुग्गी बस्तियों के प्रबंधन का काम है। इसके अलावा रैन बसेरों का प्रबंधन, सामुदायिक भवन, जमीन, आवास और अन्य कई काम DUSIB के पास हैं। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों का कामकाज भी DSIIDC के पास होता है। सफाई और पानी की सप्लाई की अगर बात करें तो MCD, दिल्ली जल बोर्ड, NDMC और कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है इन मामलों में। इसी तरह सड़क के मामले में MCD, DDA, NDMC, PWD, CPWD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की भी जिम्मेदारी आती है। मतलब आप देख रहे हैं एक काम के लिए कितने लोगों की जिम्मेदारी है। कमोबेश ऐसी ही समस्याएं दिल्ली के ज्यादातर विभागों के सामने आती हैं। इसकी वजह से ये हालत है कि दिल्ली में कई एजेंसियां हैं और इनमें से ज्यादातर के काम एक जैसे ही हैं। कामों का स्पष्ट बंटवारा न हो पाने की वजह से टकराव हमेशा रहा है। यही वजह है कि कई बार इस तरह की मांग भी उठी है कि इसमें ज्यादातर एजेंसियों और संस्थाओं को भंग करके दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को एक नए सिरे से बनाया जाए और उसे एकीकृत कर दिया जाए। कुल मिलाकर अगर दिल्ली के प्रशासन को समझा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं तक में एक नहीं कई विभाग शामिल होते हैं। ज्यादातर कामों के लिए एक से ज्यादा विभागों की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में अलग अलग विभागों में अलग अलग सरकार होने की स्थिति में अड़चनें भी आती हैं। मौजूदा स्थिति के हिसाब से उम्मीद यही की जा रही है कि अब सत्ता पर काबिज हो रही बीजेपी सभी इंजनों के बीच सामंजस्य बना सकेगी और दिल्ली में विकास कार्य कम से कम प्रशासनिक चकल्लसों से हो पाएगा। मतलब ये रुकेंगे नहीं, ना ही प्रशासनिक पेचीदगी होगी। ऐसे में अगर दिल्ली में विकास की गाड़ी को रफ्तार देनी है तो डबल इंजन के साथ ही साथ इन 6 प्रशासनिक इकाइयों का भी आपस में समन्वयन होना बेहद जरूरी है। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।